देखो बच्चे, हम लोग ये कर रहे थे है ना। ठीक है, हमने ये बोला था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर दो ही कंपाउंड है तो उनका एवरेज ले लेंगे और निकाल देंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर एक से ज्यादा आयनाइजेबल ग्रुप है, साइड चेन भी आयनाइजेबल है, तो हम देखेंगे कि साइड चेन कैसी है। ठीक है, अगर साइड चेन में भी साइड चेन एसिडिक है तो फिर उसी हिसाब से चीजें चलेंगी, बेसिक है तो उसी हिसाब से चलेंगी, राइट। सेम कंपाउंड का हम लोग ले लेंगे, राइट। ये हमने करा था। और या ये यहाँ पे था। सो लेफ्ट वाले कंपाउंड में अगर देखो तो फिर से प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड है, तो वहीं पे तो हम दोनों क्या करेंगे, NH3 प्लस वालों का एवरेज ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो अब हम उनके एसिड्स का पीके का एवरेज ले लेंगे, राइट। तो ये है चीज आपको जो कि ध्यान में रखनी है, मेन चीज। फिर हमने कहा था यहाँ पे पीके। ठीक है भाई। Electrophoresis, basically we are separating the amino acids based on their pi values. ठीक है, तो an amino acid will be overall positively charged if the pH of the solution is less than the pi of the amino acids, and it will be negative charged if the pH of the solution is greater than the pi. तो यहाँ पे pi को हम लोग essentially एक pKa की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। और अगर आपको हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन याद हो तो हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन क्या है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। तो यहाँ पे अगर पीएच जो है वो लेस है तो ऑब्वियसली है ना पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हमने सफिशिएंटली एसिडिक माहौल बना के रखा हुआ है। और अगर पीएच ग्रेटर देन पीआई है तो हमने सफिशिएंटली नेगेटिवली माहौल बना के रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहे हैं, राइट। सो एन इम्यूनो एसिड विद पीआई ग्रेटर देन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन has an overall positive charge and it will migrate towards the cathode, that is the negative terminal. Okay, the farther an amino acid's pi from the pH of the solution, the more positive its charge and the farther it migrates towards the cathode in a given amount of time, right। जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही दूर वो माइग्रेट करेगा। और an amino acid with a pi less than pH of the solution, it has an overall negative charge, it will ये जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, और वही सब है कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स उन पे सेम चार्ज है तो हम देखेंगे किस पे ज्यादा मास है ना, मास जिस पे ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, एक तो ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये है, जो बार बार ही हमारे पास आता रहता है, निनहाइड्रेन। ठीक है, तो ये है फॉर्मिंग द कलर्ड प्रोडक्ट, राइट। सो amino acids are colorless, so how can we detect them after they have been separated, right? So this is accomplished by spraying the filter paper with a solution of ninhydrin and drying it in a warm oven. Amino acids form color product when they are heated with ninhydrin. ठीक है भाई। And the number of amino acid in the mixture is determined by the number of color spots in the filter paper. ठीक है, जितने colored spots होंगे उतने ही amino acids हैं। The individual amino acids can be identified by their location on the paper compared with the standard। ठीक है, तो ये है निनहाइड्रिन। और आप असेंशियली देखो निनहाइड्रिन, ध्यान से देखोगे तो एक ही कार्बन पे दो एच हैं, तो बेसिकली इट्स अ हाइड्रेट, राइट। तो हाइड्रेट क्या है, वो मोर स्टेबल इस फॉर्म में प्रेजेंट होएगा। ठीक है, दोनों वाटर निकाल दिए वो मॉलिक्यूल, तो ऐसे करके होएगा। और मैं इसको इतने मैकेनिज्म में मैं ठीक है, हम लोग नहीं जा रहे हैं, सीधे यहीं से ऐसे करके वाटर निकाल देंगे। ठीक है,
जैसा कि हम लोग करते हैं, जैसा मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि कैसे यहाँ से वाटर निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक आ गए, इस प्रोडक्ट तक डायरेक्टली ये सब सब स्टेप छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद H2O है, H के साथ ये फिर ये जो इमीन बॉन्ड अभी अभी हमने ये बनेगा, मतलब वो एक और मतलब इट इज अगेन लूजिंग। ठीक है, CO2 भी यहाँ से लूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले ये बना लो, फिर CO2 को लूज करा लोगे तो एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर से आप देखोगे तो और ये आपको है ना पूछेंगे नहीं बेसिकली कि क्या बन रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही नाम ही याद रखना है इसलिए। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट बाकी जितने भी स्टेप्स हैं दे आर द नॉन स्टेप्स, दे आर द नॉन केमिस्ट्री है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप ये बना दोगे तो एसेंशियली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन दिस केस। इस एमिनो एसिड में ये प्रोडक्ट बना है, ये रहा। ठीक है, इसमें सब कुछ लूज हो गया है। ठीक है, इसका राइट, एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट, और ये डीएमिनेटेड एमिनो एसिड भी बन गया है, राइट। मतलब एक ऐसा एमिनो एसिड जिससे NH2 ग्रुप उससे ले लिया गया है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है, और फाइनली हमारे पास ये आ गया है। और उसने असेंशली इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड O की जगह पे एक NH2 ग्रुप शिफ्ट हो गया है बस। और ये फिर से निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा और सीधे वाटर निकाल दो, मैंने बोला हुआ है सीधे वाटर निकालोगे तो ये बन जाएगा, और उसका इनॉल फॉर्म इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड है। देखो जितना भी कलर आता है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से आता है। मतलब ऐसे करके जितने इस टाइप के एक्सटेंडेड बॉन्ड होंगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जितनी ज्यादा मल्टीपल कॉन्जुगेशन होगी उतना ही ज्यादा कलर आता रहेगा। ठीक है, ये है फंडा, मतलब बिकॉज इट फॉल्स इन दैट रीजन। ठीक है, जहाँ पे ट्रांजिशन अकर करती है विजिबल रीजन में, तो जितने भी जैसे बीटा कैरोटीन है और ये सब है, ठीक है, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो इसलिए वो आपको वैसे कलर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इतना ही है कि ठीक है भाई, निन हाइड्रोजन क्या करता है, निन हाइड्रोजन इज इट फॉर्म्स द कलर प्रोडक्ट, और एंड द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन द मिक्सचर कैन बी डिटरमिन्ड। ओके, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और TLC, ठीक है, इसमें भी वही प्रिंसिपल चलेगा। ठीक है, कि एक मोबाइल फेज है, एक स्टेशनरी फेज है। ठीक है, स्टेशनरी फेज यूजुअली सिलिका जेल है, ठीक है, जिसके ऊपर चीजें मूव करेंगी। और फिर वही चीज है जो मोस्ट पोलर एमिनो एसिड होएगा और लीस्ट पोलर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट पोलर एमिनो एसिड सबसे स्ट्रांगली बाइंड करेगा। ठीक है भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी the amino acids will have different affinities for the mobile phase and the stationary phases। तो मोबाइल फेज क्या हो गया, जो चल रहा है, सॉल्वेंट ऊपर 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 जाता जाएगा। ठीक है, और स्टेशनरी क्या है, यूजुअली सिलिका जेल यूज करते हैं, यहाँ पे पेपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा तेज चलेंगे, मतलब जो जल्दी ज्यादा जोर से चिपक जाएगा उससे सरफेस से वो स्लो चलेगा। ठीक है, उसको धक्का ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सो व्हेन अ सॉल्वेंट इज यूज्ड दैट इज लेस पोलर देन द पेपर, द मोर पोलर द एमिनो एसिड्स, द स्ट्रांगली इट इज एब्जॉर्ब ऑन द onto द रिलेटिवली पोलर पेपर। अगर पोलर पेपर है, ठीक है, तो पोलर पेपर है तो वो एमिनो एसिड्स ज्यादा जोर से चिपक जाएंगे उससे जो कि ज्यादा चार्ज्ड हैं, तो वो स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट पोलर एमिनो एसिड पीछे रह जाएगा और जो लीस्ट पोलर एमिनो एसिड है वो ऊपर निकल जाएगा। ये है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, और ये तभी है इफ द सॉल्वेंट इज लेस पोलर देन द पेपर। अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर है तो मोस्ट पोलर वाला सबसे ऊपर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या बोला? ठीक है भाई, एक मोबाइल फेज है, एक स्टेशनरी फेज है। अगर स्टेशनरी फेज ज्यादा पोलर है तो वो चिपका के रखेगा, वो स्टेशनरी करके रखेगा। तो यानी इस ये जो डायग्राम दे रखा है इस केस में जो स्टेशनरी फेज है दैट इज मोर पोलर देन द मोबाइल फेज और द सॉल्वेंट। ठीक है, और ठीक है, और अगर मोबाइल फेज ज्यादा पोलर कर रखा है तो मोबाइल फेज से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा जो ज्यादा पोलर एमिनो एसिड होगा और वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रखा है, इस केस में
जो हमारा स्टेशनरी फेज है दैट इज मोर पोलर, सो कॉन्सिक्वेंटली द मोर पोलर एमिनो एसिड हैज बिन बाइंडिंग टू इट मोर स्ट्रांगली, और वो इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है मोबाइल फेज के साथ, ठीक है, तो वो नीचे रह जा रहा है। क्लियर हुई है क्या बोला गया है? ठीक है, यस सर। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज बिन रिप्लेस लार्जली बाय टीएलसी, ठीक है, विच डिफर्स फ्रॉम इट यूज अ प्लेट, है ना, यूजुअली सिलिका जेल यूज करते हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल में। तो खुद ही बनाते हैं, अब तो रेडीमेड भी आ जाती हैं, लेकिन अभी हम मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कहाँ पे कर रहे हो। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो खुद से पहले आप टीएलसी प्लेट्स बनाते हो। अब स्विट्जरलैंड में जाके ये काम कर रहे हो तो आपको मिल जाते हैं वहां से प्लेट। तो ये ओके। अब ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, टेक्निक कॉल्ड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल चार्ज, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या है, ओवरऑल चार्ज के बीच में, एंड डिटरमिन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द एमिनो एसिड्स, ठीक है भाई। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, चलो अभी अभी के लिए रहने देते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्या करोगे, एमिनो एसिड एनालाइजर का, यहाँ पे यहाँ से आ जाओ। कैसे बना रहे हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड से। देखो पहले तो हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है, ठीक है, अल्फा हेलोजनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी। अल्फा पे बी आर लगे, एक्सेस NH3 से ट्रीट कर रहा है, तो एक्सेस NH3 पहले क्या करेगा, सबसे पहले तो NH3 यहाँ से रिएक्ट करके उसका प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, एसिड बेस्ड रिएक्शन अकर करेगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है, तो NH3 वहां पे आके अटैक कर दिया तो एमिनो एसिड बन गया, ठीक है, ये हो गया। रिडक्टिव एमिनेशन है। एमिनो एसिड्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स, तो ये है देखो भाई, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेस NH3 और ट्रेस एसिड के साथ, पहले तो एक्सेस NH3 इसका H+ ले रहा है, और उसके बाद वही जो हमने बताया हुआ है क्या करना है, यहाँ से H2NH है, राइट, ये NH3 है, तो पहले करके एक एमीन इमीन बन जाएगा, ये NH, C डबल बॉन्ड O- होगा, फिर इसको रिड्यूस कर दोगे, राइट, तो CH2NH2 बन जाएगा, ठीक है, तो है ना, फिर से वही है भाई, प्रोटोनेट होके एमिनो एसिड बन जाएगा। यहाँ पे हमें इतना नहीं चाहिए। एन थैलेडोमाइड एस्टर सिंथेसिस, यार गैब्रियल सिंथेसिस जैसा ही है ये, बट करोगे क्या इसका, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो अल्फा ब्रोमो मेलोनिक एस्टर है सबसे पहले, और पोटेशियम थैलामाइड है, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर करा, उसके बाद फिर से बेस दे दिया है, तो ये वाला प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि इट इज फ्लैंक्ड बाय 2 कीटो ग्रुप्स, तो वहां से प्रोटॉन निकला, फिर से वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, फिर से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, और उसके बाद मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया इसका, ठीक है, क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो हाइड्रोलाइसिस और हीट कराने के बाद तो देखो यहाँ पे ये बता देता हूँ यहाँ से क्या बनेगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा देखो। हम्म, यहाँ से ब्रेक होएगा, यहाँ से ब्रेक होएगा, तो वो तो COH यहाँ से आ गया, ठीक है, तो मेरे पास ये बच जाएगा देखो, NH2, तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में NH3+ हो जाएगा, तो एक ही NH3+ बचेगा मेरे पास, ये है, ये R डैश है, और ये दोनों भी हाइड्रोलाइज होके OH OH हो जाएंगे, OH, तो ये बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, राइट, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बेसिकली जब हीट करोगे तो CO2 भी उड़ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, तो अमीनो एसिड यहाँ से ऐसे बना लिया, पर ये ठीक है, उतना आपको है नहीं आई थिंक।
ठीक है, सेम वैसे ही चला। स्ट्रैकर सिंथेसिस में देखो फिर से इमीन बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया है, CN-, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे आया और ये ओपन अप हुआ, N पे माइनस आया, N ने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, NH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चल रहा है भाई, यहाँ पे फिर वो NH2 बन गया, फिर उसने फिर से प्रोटॉन ले लिया तो NH3+ हो गया। तो इस कार्बन पे बेसिकली CN जुड़ गया और NH3+ पहले से ही है, फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो COH हो जाता है ना। ठीक है, ये स्टैकर सिंथेसिस है, ये भी हम डिटेल में है नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, आई डोंट थिंक सो दिस इज आल्सो इन द सिलेबस। ठीक है। अ, ठीक है, मतलब क्या करूं वैसे, चलो इतना ही जान लेते हैं कि काइनेटिक रेजोल्यूशन अगर करता है। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, डी एमिनो एसिड भी है, एल एमिनो एसिड भी है, ठीक है हमारे पास। ओके, तो एन एंड से एनहाइड्राइड है, एन एंड से यहाँ से रिएक्ट करेगा और एन एसाइलेटेड वर्जन बन जाएगा, यहाँ से निकलेगा OCH3 को मैं एक ही स्टेप में बाहर कर दे रहा हूँ, तो ये एसेटाइल एसेटाइल ग्रुप बन गया। अब जब ये रिएक्ट करता है एमिनो एसाइलेस इसके साथ, तो ये दोनों अलग अलग, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं, तो एक फास्ट रिएक्ट करता है, एक स्लो रिएक्ट करता है। ओके, तो इसलिए आप इन दोनों को सेपरेट कर पाते हो, ठीक है, कि क्योंकि एक बहुत ही स्लो है रिएक्ट करने में, तो एक का प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, तो आपने उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लिया। तो यही है, बिकॉज द रेजोल्यूशन ऑफ द enantiomer depends on the difference in the rates of reaction of enzyme with two n acylated compound, this technique is known as kinetic resolution। तो आपसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये है ना, इज इट अ काइनेटिक रेजोल्यूशन, मतलब है ना, ऑप्शंस बना के दे देंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फिर से वही है, देखो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, आप जब भी ऐसे करके लिखें बाय कन्वेंशन, जब आप पेप्टाइड्स को लिखेंगे लिखेंगे तो प्रोटीन्स आर रिटन विद द फ्री एमिनो ग्रुप of the N terminal amino acid, यानी N terminal मतलब नाइट्रोजन, it should be written on the left and the free carboxyl group of the C terminal on the right। ये है कन्वेंशन, ठीक है। ऐसे करके हम लिखते हैं N टर्मिनल लेफ्ट पे और C टर्मिनल राइट पे। फिर देखो फिर से इन्हें कंबाइन कर दिया, एमाइड बॉन्ड बना दिया, तो ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर होगी बात, ये देख लो इसको, Yes, sir. है ना Yes, भाई, sir. ठीक है। तो ये है भाई यहाँ पे कहानी। अब इन्होंने देखो क्या बोला, व्हेन द आइडेंटिटीज of the amino acids in a peptide are known but their sequence is not known, कि कौन से सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो they are written separated by the commas। when the sequence is known the amino acids are connected by hyphens। ठीक है, amino acids are numbered starting with the N terminal end, alanine 3 is therefore referred to as LR3 because it is the third amino acids from the N terminal end। तो ये है important चीज, ये फिर से अब ये आ जाएगा, ये भी important है, ठीक है। ये देखो इसका सीक्वेंस नहीं नॉन है, इसमें सीक्वेंस नॉन है, ठीक है, लेफ्ट वाले में यहाँ पे सीक्वेंस अननोन है, इसलिए कॉमा से सेपरेट करे हुए हैं और यहाँ पे हाइफन से, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पेप्टाइड बॉन्ड हैज अबाउट 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छे से डिलोकलाइज करेगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये हमने तभी भी पढ़ा था, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में अगर आप लोगों को ध्यान हो, दैट इज व्हाई द एमाइड्स वर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि नाइट्रोजन का रेजोनेंस बेस्ट था कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई लोगों, रिपीट करते रहो, ठीक है, तो क्लियर होती रहेंगी चीजें, याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। सो या
पेप्टाइड बॉन्ड इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है, तो ये देखो तो ये डबली बॉन्डेड है। सो दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रिवेंट्स फ्री रोटेशन। हमने बोला था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, जब हमने वो कन्फर्मर्स पढ़े थे, है ना, गॉस कन्फर्मर, एंटी कन्फर्मर्स में गोल गोल घूमते रहते थे, ठीक है, इथेन के न्यूमैन प्रोजेक्शंस में। तो हमने बोला था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, और जब वो घूमेगा सो नो अमाउंट ऑफ rotation is going to change the amount of orbital overlap, right? But here it is not a single bond, there is a lot of डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये फ्री रोटेशन नहीं है, ठीक है। So the carbon and the nitrogen atoms of the peptide bonds and the two atoms to which it is attached it is in a plane, है ना। तो ये डबल बॉन्ड हो है, H है, R, राइट। तो ये देख रहे हो एक एक प्लेन ये ऐसे करके डिफाइन हो रहा है। This regional planarity affects the way a chain of amino acids can fold. This has important implications for the three-dimensional shapes of peptide and proteins. ठीक है, ये आगे चल के, ठीक है, और ये बायोकेम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, राइट, एन सी डबल बॉन्ड, ये तो ये पूरा ही एक प्लेन में लाई कर जाएगा, राइट। और ये है, ये भी sp2 होगा, तो यहाँ तक एक प्लेन में होएगा, राइट। जैसे बना रखा है इन्होंने, अच्छा ही बनाया है यार, क्यों गंदा करना। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, थायोल है, इसकी ऑक्सीडेशन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। डाइसल्फाइड का मतलब है एस 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 बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, ठीक है। और मैकेनिज्म हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आ जाएगा बालों के लिए, ठीक है। फिर से जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उससे उल्टा प्रोसेस रिड्यूस है, तो वो थायोल में चले जाएंगे, ठीक है। आई थिंक इतना ही बहुत है। अब देखो कैसे क्रॉस लिंक कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर उसकी शेप पे कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट, है ना। मतलब जैसे जैसे ये -H2 हो जाएगा, -H2 हो जाएगा, ये -H2, मतलब कहाँ से क्रॉस, राइट, है ना, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा वो। और क्या है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। ये तो यार ह्यूमन इंसुलिन है, तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। ए चेन, ठीक है, इसमें देख रहे हो कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। फिर बी चेन है 30 अमीनो एसिड, ए चेन में 21, एंड दे आर, देखो यहाँ पे इंटरचेन सल्फाइड, यहाँ पे इंटरैक्शन, यहाँ पे इससे कनेक्टेड, ठीक है। तो ये है ह्यूमन इंसुलिन। आई थिंक इसका भी स्ट्रक्चर के लिए भी मिला था शायद। फिर ये अपने बालों के लिए, ठीक है, तो ये करते हैं देखो। ये तो है डायबिटीज के लिए है, ठीक है, आप पढ़ लेना। अब ये हेयर स्ट्रेट और करली हेयर में ऐसे करके है, तो पहले क्या करेंगे, जब आप जाओगे वहां पे तो ट्रीटमेंट कराने, तो पहले आपके सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से उसे रीऑक्सीडाइज कर देंगे। सर इसको इससे क्या होता है, मतलब स्ट्रेट से इसके कर आपके, ली। हाँ, ये ऐसे ये करली हेयर है, क्योंकि है ना ऐसे ऐसे सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज है, तो आप सीधा करने के लिए पहले ये सारे सल्फाइड लिंकेजेस को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, जब आप सलून में जाओगे। फिर उसके बाद फिर से वो दूसरा मटेरियल लगाएगा, जिससे फिर से वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पहले एस 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 एच बॉन्ड बना देंगे, फिर वो एक स्ट्रेट करके फिर उसे फिर से स्टिच कर देगा, देखो ऐसे सीधे, फिर आपके बाल सीधे हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है, ऐसे, अच्छा। ठीक है। इससे इससे लोग $1 बिलियन कमा रहे हैं, ठीक है। एक ही रिएक्शन से, ठीक है। अदिति, आया समझ में? Yes, sir. के Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेयर स्ट्रेटनिंग, ठीक है, ये ऐसे करके होता है, ठीक है भाई। सम इंटरेस्टिंग पेप्टाइड्स यार, नहीं चाहिए यार हमें,
तो डिटेल में नहीं करना है हमें, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक ही उसमें है, तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए। प्रोटेक्टिंग द अमीनो एसिड्स नहीं चाहिए यार, मतलब क्या करोगे आप यहाँ पे। अब ये था ऑटोमेटेड पेप्टाइड सिंथेसिस, ब्रूस मैरीफील्ड करके आदमी था भाई, ने उसने मतलब ऑटोमेटेड ही बना दिए, मतलब पूरा ही ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, इसको भी ऑटोमेट कर दिया कि अपने आप, जो आप ये देखो एडवांटेज ऑफ मैरीफील्ड, इसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था, पर अपने को यार ये चाहिए नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे। रुक जाओ। ठीक है, बाकी एक बार ही आप एनसीईआरटी के थ्रू हो जाओगे, गो थ्रू कर लोगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सी टर्मिनल, एन टर्मिनल नहीं चाहिए हमें, हाइड्रोलाइसिस यूजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं, बहुत है। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स, राइट, कि कौन कौन सा एमिनो एसिड है किस सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइंस द रेपिटेटिव कन्फर्मेशंस assumed by segments of the backbone chain of the polypeptide or protein। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बताता है कि सेगमेंट्स ऑफ द फोल्डिंग कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं, थ्री फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो ये मोर देन वन में आ सकता है। पहला क्या है, रीजनल प्लानैरिटी अबाउट ईच पेप्टाइड बॉन्ड, वही जो बात कर रहा है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू लिमिट द पॉसिबल कंफर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये तो इनफाइनाइट कंफर्मेशन पॉसिबल होती, लेकिन जब ये ऐसे हो गया तो इट कैन नॉट, राइट। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज मिनिमाइजिंग एनर्जी बाय मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये फिर वही है, देख रहे हो ना, इसमें ऐसा ना डीएनए में भी ऐसे ही होता है, राइट अदिति। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, थोड़ा बहुत सुना होगा डीएनए के बारे में, राइट, है ना। वॉटसन क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था, ऐसा सुना है कुछ अदिति, Yes, sir. आप लोगों ने, त्रिशा, नहीं। Yes, sir. ओके, बाद में ये भी बोला जाता है वॉटसन और क्रिक ने एक रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, उसका चुरा लिया था डेटा और उसको कुछ नहीं मिला, ये सुना था अदिति। Yes, sir. ये भी सुना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। तो देख रहे हो हर जगह वही चलता है भाई। ठीक है, जैसे स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को दिखाया अपना जब वो एप्पल वाला, तो फिर बिल गेट्स ने चुरा के माइक्रोसॉफ्ट जल्दी से तैयार करवा दिया और जापान में रिलीज कर दिया, समझ रहे हो ना। ठीक है, उन दोनों ने ऐसे जेरोक्स से चुराया था, वो एक अलग बात है, एनीवेज ठीक है। लेकिन एनीवेज यार, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। ऐसा कृष्ण जी ने भी माखन चुराया था, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो ये रहे भाई, तो इस पर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट है द नीड फॉर एडिक्वेट सेपरेशन बिटवीन द आर ग्रुप टू अवॉइड स्टीरिक स्ट्रेन एंड रिपल्शन ऑफ लाइक लाइक चार्जेस। तो आप ध्यान से देखो, ये आर ग्रुप ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस और ये सब है ना, रिपल्शन ये नहीं चाहिए। सो वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में it coils around the long axis of the protein molecule, ठीक है, the substituents on the alpha carbons of the amino acids protrude outward the helix, thereby minimizing steric strain। it is stabilized by hydrogen bonds, ठीक है, और hydrogen bond, each hydrogen attached to an amide nitrogen is hydrogen bonded to a carbonyl oxygen of an amino acid which is four amino acids away। तो ये भी पूछ सकते हैं which is two amino acids away, which is three amino acids away, which is four amino। यार ये है, साइड चेन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है 5.4 एंड ये सब भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है,
Each turn of the helix contains 3.6 amino acids. Repeat distance is 5.4 angstrom. अगर आप ध्यान से, अगर है ना, 18 का अगर आपको टेबल याद होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 टू जा 36 और 18 थ्री जा 54। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, सो because the amino acids at the L configuration, the alpha helix is a right-handed. That is, it rotates in a clockwise direction as it spirals down. ये भी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये जो भी करा है ये थोड़ा कर लेना है। ओके, नॉट ऑल अमीनो एसिड्स आर एबल टू फिट इन अल्फा हेलिक्स। प्रोलीन है, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि प्रोलीन का स्ट्रक्चर सही नहीं है, सो इट डज नॉट फिट। Similarly, two adjacent amino acids that have more than one substituent on a beta carbon, जैसे कि valine, isoleucine और threonine, they cannot fit into the helix because of the steric crowding. And finally, two adjacent amino acids with like charge substituents cannot fit into a helix because of the electrostatic repulsion. Right, yeah. ठीक है, परसेंटेज वैरी करता है। ऑन एन एवरेज 25% of the amino acids in a globular protein are in alpha helices. तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, लैर या लैर एलिमिनो एसिड्स अल्फा राइट हैंडेड हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है भाई, ये भी है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या है, द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज इन अ zigzag structure resembling a series of plates. The hydrogen bonding in a beta plated sheet occurs between neighboring peptide chains. ये है important, ठीक है, and it is almost fully extended. Average two amino acid repeat distance is 7 angstroms. I think पता नहीं यार ये आपके में इतना है कि नहीं है, बट एनीवेज द पार्ट ऑफ द बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन background that exists in a pleated sheet is indicated by a flat arrow pointing from N to C direction. तो ऐसे करके N to C direction में एक flat arrow दिखा देंगे तो आप वैसे हो जाएंगे। ओके, सिल्क एग्जांपल, ठीक है यार, इतना बहुत है आई थिंक। अच्छा ये तो देख लो एक बार, टर्शियरी स्ट्रक्चर देख लेना। आई थिंक इतना ही है जब मैंने नाम देखा था लास्ट टाइम। तो ये है भाई C2N और ये है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कॉइल कंफर्मेशन, लेस देन हाफ is arranged in defined secondary structure and alpha helix or beta pleated. अब most of the rest of the protein, though highly ordered, is non-repetitive and therefore it is difficult to describe. तो हम इन्हें बोल देते हैं कॉइल या लूप में। ठीक है भाई, तो एक तो या तो आपको अल्फा हेलिक्स मिल जाएगा, बीटा प्लेटेड, ये सब रिकॉग्नाइज कर लोगे, बाकी भी ऑर्डर्ड होता है बट उसकी कोई ऐसे हम इतना स्पेसिफिकली हम उसे नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर सेड टू बी इन द कॉइल कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो ये है। तो ये आपको भाई एनसीईआरटी में के लिए सीबीएसई और ये जो भी बोर्ड्स हैं इसके लिए ड्रॉ करने को आ जाएगा, तो आपको ये फोटो बना के दिखा देना है। ठीक है, इसका, इसमें आप अल्फा हेलिक्स भी दिखाओगे, इसमें बीटा प्लेटेड शीट भी दिखाओगे और कॉइल कंफर्मेशन भी दिखाओगे, ये है। ठीक है, 45 करो। चलो भाई।
भाई मैंने आई थिंक इसके भी आपको सॉल्यूशंस भेज दिए थे। दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एमिनो, यानी दैट 74 एमिनो एसिड्स के लिए बात हो रही है सेकंड पार्ट बी में भी। ओके, सेम नंबर मतलब 74 है। 74 एमिनो एसिड्स है, तो हाउ लॉन्ग इज अ फुली एक्सटेंडेड, राइट? Done, sir. चेक कर लेना बच्चे। Yes, sir. वेरी गुड। बाकी भी नहीं हो रहा है तो चेक करें सॉल्यूशंस, देख लें, करें, ठीक है, खुद से करें।
भाई क्या हुआ, बाकियों से नहीं हुआ? के सर हो गया। हो गया सर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज द three-dimensional arrangement of all the atoms in the protein. Protein falls spontaneously in solution to maximize their stability. Every time there is a stabilizing interaction between atoms, free energy is released. जितना ज्यादा free energy released होगा उतना ही stable protein होगा। वही डेल्टा जी की बात चल रही है, राइट? ये तो ये है कहानी है। स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस कौन कौन से होंगे प्रोटीन में? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, ठीक है, बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, एंड डाइपोल डाइपोल डाइपोल, एंड फाइनली वी हैव हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। सो ठीक है भाई, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस can occur between peptide groups atom in the backbone, between the side chain group alpha substrate, and between peptide and side chain groups. Because the side chain groups help determine how a protein folds, the tertiary structure of a protein is determined by its primary structure, right? क्योंकि है ना, वही चीजें डिसाइड करेंगी, राइट, कि कैसे करके फोल्ड होएगा। ओके, तो ये है सिचुएशन हमारे पास, राइट? ये देखो कितने सुंदर फोटो बनाए हुए हैं। ये देखो, ये अच्छे से बता रखा है कि कैसे करके फोल्डिंग हो रही है, थोड़ा सा, है ना? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अ साइट एंड साइड ग्रुप ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, देखो हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, है ना? कितना मस्त बना हुआ है। एनसीईआरटी में भी कोशिश करी है उन्होंने बनाने की, ठीक है। वाह भाई, ठीक है, कैसे करके स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस बता रखे हैं, देख रहे हो? ये देखो, मोस्ट प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन एक्वस एनवायरनमेंट्स, तो वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि जो पोलर ग्रुप्स हैं वो तो वाटर को एक्सपोज हो, और जो नॉन पोलर ग्रुप हैं वो वाटर से दूर रहें, राइट, है ना? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कैसे? बिटवीन टू नॉन पोलर ग्रुप्स दे इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, दे इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल्स दैट सराउंड नॉन पोलर ग्रुप्स विल बिकम, ठीक है, राइट, they are highly structured. When two non-polar groups come together, the surface area in contact with water diminishes, decreasing the amount of structured water, ठीक है भाई, structured water को वो ब्रेक कर देंगे तो वाटर की एंट्रोपी को बढ़ा देंगे, तो डिक्रीजिंग
ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो इसलिए वो इंक्रीज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू स्टेबलाइज थिंग, राइट। ओके, यहाँ तक हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से तो यार यही इतना ही है आपके लिए। ओह, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये भी है। तो यार ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर आप तो कई बार ड्रॉ करने को भी बोलते हैं, वो तो आप देख लेना यार कैसे ड्रॉ करोगे। Some proteins have more than one polypeptide chain, so the individual chains are called subunits. A protein with a single subunit is called a monomer, ठीक है। One with two subunits, dimer, three trimer, tetramer, ठीक है। तो quaternary structure of a protein describes the way the subunits are arranged with respect to each other, ठीक है। ये करता है quaternary structure। तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, सेकेंडरी क्या करता है, टर्शियरी क्या करता है, क्वाट क्या करता है। Subunits can be the same or different. Hemoglobin, for example, is a tetramer. It has two different kinds of subunits, and each hemoglobin molecule has two of each kind. ठीक है। और यहाँ पे 7 subunits का भी दिखाया हुआ है इन्होंने लेटर। Subunits of a protein are held together by the same kind of interactions that hold the individual protein chains in particular 3D conformation, namely hydrophobic interactions, hydrogen bonding, and electrostatic attraction, ठीक है। इंटरेक्शन हमारे पास वही है भाई, और नई इंटरैक्शंस कहाँ से ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। इसको मुझे यहाँ थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको, ठीक है भाई। पॉलीमर्स, इसमें भी देखो जो केमिस्ट्री है वो आपको सारी आती है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ भी नई केमिस्ट्री नहीं है, एक थोड़ा इक्का दुक्का को छोड़ के बहुत ही रेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे निनहाइड्रीन में थोड़ा सा देखा, उसमें भी सारे नॉन रिएक्शंस ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ नए रिएक्शंस नहीं है। यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो उसमें यही हुआ है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है सडनली इंक्रीज्ड, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हैं एसेंशियली, राइट। तो बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, द केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी सेम, थोड़ा सा एडिशनल इंटरेक्शन से फर्क पड़ेगा, यही सब चीजें हैं, बट सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। कितनी भी बड़ी सिम्फनी बनाएगा कोई भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें लगेंगे तो वही स्वर ही है ना, सारे गामा पाधा नी सा, ठीक है। कोई है, चाहे रहमान हो, चाहे बीटहोवन हो, चाहे मोजार्ट हो, ठीक है। तो वैसे ही है यार, ठीक है। वो बहुत बड़ी सिम्फनी है, बहुत लॉन्ग है, बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशन है, या कुछ भी है, उसमें वही स्वर है यार हमारे पास, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। पॉलीमराइजेशन, ठीक है भाई, मोनोमर है उससे पॉलीमर बन गया, ठीक है। पॉलीमर कैन बी डिवाइडेड इनटू बायो एंड सिंथेटिक, ठीक है। बायोपॉलीमर को सेल सिंथेसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स बीइंग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ठीक है। और जो हम करेंगे दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये है हमारा, पहले तो हम लोग बायोपॉलीमर्स यूज करते थे, ठीक है, एनिमल स्किन्स और फर्स के साथ, ठीक है। और सिर्फ जो फैशनेबल लेडीज होती हैं वही यूज करती हैं, ठीक है, फैशनेबल फर्स, ठीक है। ओके, ये देखो भाई बिलियर्ड बॉल बनाए गए हैं, राइट, ठीक है, खेले होगे कभी तो, ठीक है, पूल वगैरह, तो यही है। ये देखो भाई, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज रेयन। In 1865, the French silk industry was threatened by an epidemic that killed many silkworms. तो लुई पास्चर आ गए, ठीक है, source of disease। लेकिन जो इसके असिस्टेंट थे, ठीक है, शार्डोनन, who accidentally discovered the starting material for a synthetic fiber when, while wiping up spilled nitrocellulose from a table, he noticed a long silk-like strands adhering to both the cloth and the table. इनका काम बन गया भाई, इंडस्ट्री शुरू कर दी। Plastic is a polymer capable of being molded. First commercial plastic celluloid was invented in 1856. Billiard ball, piano keys. Celluloid was also used for motion picture, ठीक है। फिर उसके बाद में सेलुलोस एसीटेट बन गया जो ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट सिंथेटिक रबर वाज सिंथेसाइज्ड बाय जर्मन केमिस्ट इन देखो केमिस्ट आप देखो कि जर्मनी से ही आई है, जनता मैक्स। पॉलीमर केमिस्ट हेवर प्रोसेस, ये सब समझ, हाइजेनबर्ग सब। पॉलीमर केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 30,000 पॉलीमर पेटेंट्स हैं अभी।
और लगी हुई है जनता अभी भी बनाने में। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ सिंथेटिक, पहले हैं चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ एडिशनल पॉलीमर्स चेन रिएक्शन हो जाएंगे, मोनोमर है जैसे स्टाइरीन है, देखो ठीक है। तो ठीक है, ऐसे करके रिपीट होने लग गया, ठीक है। तो ये बन गया, they are made by chain reaction. Step growth are also called condensation. तो बेसिकली एक छोटा मॉलिक्यूल है ना, जनरली वाटर या अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और ये कंडेंस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे CH2OH है, फिर से वैसे ही चलेगा, फिर से वैसे ही चलेगा, ठीक है। ये अल्कोहल है, वो एस्टर है यार, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ठीक है, यहाँ से ट्रांस एस्टरिफिकेशन होने लगी। ये है, एक ही स्टेप में बाहर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस साइड से जुड़ जाएगा, फिर वो एक और उस साइड से जुड़ जाएगा, फिर वो और चलेगा, ठीक है। तो ये है डाइक्रोन, ठीक है। आर्टरी ड्राफ्ट्स के लिए यूज कर रहा था। ओके, तो इसमें भी आपको देखो वही है कि आपको ना याद होना चाहिए कि कौन से पॉलीमर्स किससे बनते हैं, ठीक है। एक तो ये पोर्शन है जो कि हमारे हमारे हम लोगों से यूजुअली पूछा जाता है कि भैया कौन सा है मोनोमर इसका, ठीक है। तो ये है भाई टेबल वो, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देख ही रहे हो क्या क्या है, ठीक है। ऑर्लॉन, ये पीछे पीछे पूछा गया था। पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अंकल वो पॉलीथीन की पन्नी दे देना, ये रही पॉलीथीन की पन्नी, ठीक है। शैम्पू बॉटल्स के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन, ठीक है। एग कार्टन्स, हॉट ड्रिंक कप्स, स्टायरोफॉर्म कप्स, और ये है टेफलॉन, नॉन स्टिक सर्फेसेस, लाइनर्स, केबल इंसुलेशन, ठीक है। और ये सारी इंडस्ट्रीज हैं भाई, ठीक है। तो ये समझ लो। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन तीन मैकेनिज्म से चलता है, रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक या एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पहले इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन स्टेप, सभी के लिए, ठीक है। रेडिकल पॉलीमराइजेशन हम सबसे पहले देख रहे हैं। ये रहा रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन स्टेप है, एक रेडिकल इनिशिएटर है, आर ओ डॉट में ब्रेक हुआ, आर ओ डॉट ने फिर इस पे ऐड किया, तो अब ये रेडिकल बन गया। अब ये प्रोपेगेट करेगा, अब ये दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल्स पे एडिशन इसकी चलने लग जाएगी, ठीक है। ये देखो प्रोपेगेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होगा, दो रेडिकल्स आपस में मिलके कंबाइन हो जाएंगे, रेडिकल खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोपेगेशन स्टेप है। और टर्मिनेशन स्टेप यही है, सेम वैसे जैसे एल्कीन की केमिस्ट्री चलती है, ठीक है। चेन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ पे दो चेन्स आपस में मिलकर रेडिकल्स को खत्म कर जाएंगे, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ठीक है। मेन चीज है जहां पे भी रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। और फाइनली है चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर में ये है कि वाई डॉट तो एक पीछे छूट जाता है, ठीक है, इनिशिएट अ न्यू चेन, बट चेन ट्रांसफर कैन बी यूज टू कंट्रोल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर, ठीक है। इसमें जो मेन चेन है वो एंड हो गई है, अब आपके पास सिर्फ एक वाई डॉट ही बचा है, ठीक है। तो जो मेन कार्बन की चेन है आप उसे खत्म कर दोगे तो इट बिकम्स द टर्मिनेशन, ठीक है, क्योंकि अब वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा। अगर वाई डॉट आपने छोड़ा हुआ है तो आप वाई डॉट को एक नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। इतना डिटेलिंग में नहीं है, पर फिर भी आपसे बीच बीच में चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग, आपसे यही पूछते हैं कि भैया ये पॉलीमर किससे बना है, ये दोनों पॉलीमर किससे बने हैं, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 6, यही सब बारी बारी, कौन से कोपॉलीमर हैं, कौन से, है ना, कौन से स्टेप ग्रोथ हैं, कौन से चेन ग्रोथ हैं, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हेड टू टेल एडिशन रहने दो यार, ठीक है। ये भाई देख लेना, आई डोंट थिंक सो दिस इज इन द NCERT, ठीक है।
मोनोमर्स दैट अंडरगो रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये देखो मोनोमर दे रखे हैं इन्होंने, विनाइल एसीटेट, एक्रोनाइट, स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन, मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। ये आई थिंक रेडिकल इनिशिएटर्स दे रखे हैं, ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कौन से रेडिकल इनिशिएटर्स हैं। इसमें बहुत सारे तो आपको तो पता ही होंगे, देख रहे हो, ठीक है। एक तो पहले चार जो हैं वो तो आपको बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो पेरोक्साइड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ से ये सारे पेरोक्साइड्स हैं, तो हमें पता है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट जब हमने इतना सुन रखा है एल्कीन्स के रिएक्शन में, तो हमें पता है वो रेडिकल्स ही जनरेट करता है। तो ये रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, ये आपके लिए एक नया है, दिस इज कॉल्ड AIBN और एजा आइसोब्यूटान नाइट्राइल, ठीक है। तो इसको देख सकते हो, है ना, कितने आराम से ये ऐसा ऐसे क्यों दे दे रहा है भाई, क्योंकि हर जगह वो O2 दे रहा है और यहाँ पे ये आपको N2 दे देगा आधे आधे से तोड़ के, ठीक है। N2 इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, तो ये पीछे ये छोड़ जाता है। तो ये है, ये समार रेडिकल इनिशिएटर। वो आपसे पूछ लेंगे भैया कौन सा रेडिकल इनिशिएटर है इसमें। अब है नेक्स्ट, ये कौन सा मोनोमर है जिसको आप यूज करोगे टू फॉर्म द फॉलोइंग पॉलीमर्स, राइट। ठीक है भाई, तो आप करें इसको, करें ट्राई, फर्स्ट वाले को बनाएं। थोड़ा वेडनेसडे वाली क्लास में मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा अभी, ताकि ईशान भी अटेंड कर पाए, इसका थोड़ा स्कूल रहता है वहाँ पे, माइट डिले इट, देखते हैं क्या करना है। और क्या चल रहा है फिर अब, और कब है दिवाली भाई, कल है क्या है? हाँ जी। कल ही है दिवाली? हाँ जी। अरे वाह, तो आए गेस्ट वेस्ट आ गए? नहीं, कल दीदी के दोस्त आएंगे और अभी 2-3 दिन से और लोगों से मिल रहे थे। अच्छा, सही सही सही, बढ़िया बढ़िया। ईशान वहां पे भी कुछ हो रहा है अभी भी? सर ब्रेक मिला है अच्छा, ब्रेक है 2 दिन। बस, ठीक है। और अदिति क्या है दिवाली पे? सर पूजा ही है घर पे सिर्फ, और मेरे चाचा चाची आते हैं हर साल। अच्छा, नाइस नाइस। त्रिशा, यस सर। क्या प्लान है? सर कुछ नहीं, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करें। Okay, ठीक है, कर लो बच्चे, ये भी आखिरी बारी करोगे फैमिली के साथ सेलिब्रेट। मैं तो एक बारी कॉलेज गया तो फिर घर वापस ही नहीं आया। है ना? छुट्टियों में भी नहीं आते थे हम लोग तो कॉलेज से वापस। सेकेंड इसके सॉल्यूशन भेजता हूँ।
भेज रहा हूँ, बट बहुत डिटेल में नहीं करना है अपने को, ठीक है? उतना ही करना है जितना ये हमारे पास काम है, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स में करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स और हैं। दीज आर मतलब ये ऐसे ऐसे है यार कि मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें एक एक चैप्टर पे एक एक बुक है बेसिकली। पॉलीमर्स और ये अमीनो एसिड्स, दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बेसिकली। जैसे आईआईटी में आप पॉलीमर्स का कोर्स ही चलता है पूरा, उसमें पॉलीमर ही आ रहे होते हैं। तो या तो मैंने भेजा है। एक सेकंड मुझे, मैं आप लोगों को पहले ये भेजती हूँ। और मैं ये नहीं भेजती हूँ। ये देखो मैंने आप लोगों को भेज दिए। अदिति बच्चे आप चेक कर सकते हो। यस। ठीक है, बाकी लोग भी फटाक से बना के चेक कर लें। देखो ये CH2CHCl, फिर से यहाँ पे CH2 रिपीट होने लग गई वही यूनिट। तो ऐसे करके करोगे, ये ऐसे यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ चला गया और इसको अलग कर दिया फ्रैगमेंट। तो मेरे पास क्या आ गया है?
तो ये मोनोमर होगा। सिमिलरली बी सी के त्रिशा, Yes, sir, got it. Yes, sir, got it. बाकी बी सी भी कर दिए। एक बार बी और सी भी देख लो, फिर से वैसे ही चलेगा, वहां से रिपीट होने शुरू हो गया, वो टूट जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सी CH3। सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी चेक करते जाओ, करो करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट और हैं। गाइस, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, अब कैटायंस यूज हो रहे हैं, ठीक है, पाई टू पॉजिटिव, पाई टू पॉजिटिव, ठीक है, जैसे चलते थे वैसे ही है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में। सबसे पहले एक कार्बोकेटाइन जनरेट होएगा, फिर एक यूजुअली पाई बॉन्ड होता है जो कि आगे बढ़ाता रहता है रिएक्शन को। देखो फर्स्ट स्टेप में लुईस एसिड यूज करा है BF3H2O से, ठीक है, H+ से कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, फिर उसके बाद पाई टू प्लस, फिर चेन्स बड़ी होती चली गई, देखो पाई टू पॉजिटिव, राइट, है ना, वैसे ही जैसे एल्कीन्स में चलता है, ठीक है, एल्कीन्स आर अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, दे गो टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, सेम कर्व्ड एरो मूवमेंट है, देखो, है ना, ठीक है, नथिंग न्यू, राइट, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री में तब मैंने बताया था, तभी उसी चैप्टर में खत्म हो गई थी जब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स के वो लास्ट के चैप्टर कर लिए थे, क्योंकि कुछ है ही नहीं बच्चों नया, ठीक है, बार बार ही वही चलता रहता है। और बस ये है कि नाउ वी आर, ये इनका एप्लीकेशन पार्ट आ गया बेसिकली। वही टर्मिनेशन स्टेप्स, वो स्टेप्स हैं जहाँ पे आप कार्बोकेटाइन को खत्म कर दे रहे हो, ठीक है, या तो न्यूक्लियर लॉस ऑफ अ प्रोटॉन हो गया तो एल्कीन बन गया, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे होता था रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल में भी, देखो सेम तरीके से ही, ठीक, न्यूक्लियोफाइल ने ही उसे पॉजिटिव को खत्म कर दिया, चेन ट्रांसफर रिएक्शन विद सॉल्वेंट, है ना, तो उसने उसको Y+ को पकड़ा दिया, बेसिकली चेन पे कोई चार्ज नहीं बचा। जैसे पीछे पीछे भी अभी रेडिकल देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो
चेन है, उस पर कोई रेडिकल नहीं बचा, तो मतलब वो आगे नहीं चल सकते। सो या रीअरेंजमेंट ऑफ अ कार्बेटाइन, यार रहने दो यार, ये इतना तो नॉर्मल में भी, तो यहाँ पे क्या करोगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन्स व्हिच अंडरगो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे वैसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स अंडरगो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो आप देख ही रहे हो, पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना, पाई होएगा तभी तो वो पाई से पॉजिटिव चलेगा, राइट। ठीक है, तो एक बारी 7 करो फटाक से। तो यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे चलेगा, राइट। व्हाट से। यस सर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रेजोनेंस से OCH3, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाला, और लीस्ट रिएक्टिव फर्स्ट वाला हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट विल विड्रॉ रेजोनेंस। सेम नेक्स्ट वाले में भी चलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा CH2 CHO CH3 हो जाएगा, सेकंड वाला मोस्ट रिएक्टिव होएगा, फिर फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स वाया रेजोनेंस, तो वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हमें तो पाई पे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी तो वो अटैक करेंगे। त्रिषा। त्रिषा। के। यस सर। ओके, आवाज आ रही है। त्रिषा कहाँ चली गई। तो हम हेयर अदिति चेक ऑलरेडी। करो है। ईशान। यस सर। ठीक है, वहीं पे कुछ दिक्कत हुई है। थर्ड वाले में देखेंगे, तो जब पाई 2 पॉजिटिव चलेगा तो फर्स्ट वाले में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा रेजोनेंस वाला, और सेकंड वाले में 3 डिग्री रेजोनेंस वाला, 3 डिग्री बेंजाइल वर्सेस 2 डिग्री, so 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। क्लियर है। यस सर। ठीक है, देखो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए पाई वाले के साथ, तो थोड़ा उसे हेल्प मिलेगी। स्टाइरिन विल अंडरगो बोथ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एनायनिक वाला वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाइरिन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक बोथ। तो आपसे ये भी लेंगे कि कौन सा कैटायनिक एंड एनायनिक में जाएगा, क्योंकि वो ये देखो, एनायनिक में क्या होगा, पहले एक, फिर से वही है, देखो ब्यूटाइल लिथियम है, वो ऐड होके कार्बेनाइन बनाएगा, फिर कार्बेनाइन उस पर ऐड होना शुरू हो गया। ये सब रिएक्शन इसलिए चल रही है नेगेटिव पे, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो ये चलता रहेगा। सो ऑब्वियसली ऐसे मोनोमर हम यूज करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, राइट।
तो सुपर ग्लू एनायनिक पॉलीमराइजेशन से मिथाइल अल्फा साइनोएक्रेलेट मोनोमर में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो सिर्फ मॉडरेटली गुड न्यूक्लियोफाइल से ही ये शुरू हो जाता है। त्रिशा वापस आई? Yes, sir. कहाँ चले गए थे बच्चे? इंटरनेट? I was here only. I was speaking at. I think there was a microphone issue. मिथाइल अल्फा साइनोएक्रेलेट ये रहा भाई सुपर ग्लू बनाने के लिए, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लेंगे। फिर इसमें बताना है कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन सबसे फास्ट किसमें होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसमें लगा होगा तो उसमें सबसे फास्ट हो जाएगी। शाबाश, चलो कर दो फटाक से। NO2 वाला सबसे फास्ट होएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो सबसे स्लो हो जाएगा। इसमें 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, राइट? के यस सर। क्लियर है ईशान? ईशान? यस सर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो सबसे फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं वो सबसे स्लो होगा, राइट? ये अदिति क्लियर है? Yes, sir. बी वाला भी कर लिया? Yes, sir. बाकी बच्चे भाई बी वाला? त्रिशा Yes, बताओ sir. कौन सा होगा सबसे फास्ट? So third one. थर्ड, फिर 2, फिर 1, है ना? Yes. ठीक है, देखें। और आपको मैंने सॉल्यूशन भेज दिए, देखो उसमें लिखा हुआ है ना, बाय रेजोनेंस से खींचेगा वो, रेजोनेंस सबसे इफेक्टिव है, ठीक है। Alkenes with substituent that stabilize radicals, they will undergo radical polymerization. Electron donating group, तो cationic, and alkane will electron withdrawing group, stabilize anion, undergo anionic polymerization. अब है ring opening polymerization. I don't think so they are in our syllabus, so I'm just cutting them off. बट फिर भी थोड़ा सा दिखा देंगे एक बार, कुछ नहीं है वैसे। पॉलीमर मतलब जो आपने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं रिपॉक्साइड्स के, वही रिंग खुलते रहेंगे यार, और क्या हो जाएगा। पर है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए क्या जरूरत है। ये देखो, ये ओपन हो गया, फिर उसने दूसरे पे अटैक कर दिया और तीसरे पे अटैक कर दिया, यही चलता रहा, ठीक है। पर है नहीं अपने सिलेबस। फिर ये जिगलर नाटक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, आइसो, सिंडियो एंड एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक में क्या होएगा, ऑल ऑफ इट सब्स्टिट्यूटेड ऑन द सेम साइड ऑफ फुली एक्सटेंडेड कार्बन चेन। तो देख रहे हो यहाँ पे आइसो मतलब सेम, ठीक है, तो सेम साइड पे है, ठीक है, सारे मिथाइल डाउन पे हैं। सिंडियो रेगुलरली, सिंडियो मीन्स ऑल्टरनेटिंग, तो ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो एक बारी मिथाइल डैश लाइन पे, एक बारी डैश पे, एक बारी वेज पे, राइट? ठीक है। और एटैक्टिक पॉलीमर दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। ये इंडिया में बनते होंगे रैंडम में।
ठीक है भाई, कंट्रोलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्होंने 1953 में ज़िगलर एंड गुलियोनाटा इन्होंने निकाला that the configuration of the polymer can be controlled if the growing end of the chain and the incoming monomer were coordinated with an aluminium titanium initiator. ये तो these initiators are called now Ziegler-Natta catalyst. ठीक है, aluminium, ये very important है भाई, ठीक है, very very important। तो क्या है ये aluminium titanium initiator। ठीक है भाई, याद रखना जिगलर और नाटा में ये है भाई, ठीक है। और long unbranched polymers with either the iso or syndio can be prepared, or whether the chain is isotactic or syndiotactic depends on the particular catalyst employed. These catalysts revolutionized the field of polymer chemistry because they allowed stronger and stiffer polymers that were more resistant to cracking and heat. मैकेनिज्म हमें नहीं करना है ये, ठीक है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ये गुड्डा पर्चा आ गया। ठीक है भाई, ये रहा भाई, ऐसे करके उसके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करना है, मैंने बताया आपको, आपके लिए इतना ही याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीएसिटाइलिन इज अनदर पॉलीमर prepared by Ziegler-Natta. It can be converted to conducting polymer, क्योंकि conjugated double bonds they allow for electron transfers। ये है important, ठीक है, पॉलीएसिटाइलिन is a conducting polymer। नेचुरल रबर, आइसोपेरिन 1,3-butadiene यूनिट, ये है आइसोपेरिन यूनिट्स बोलते हैं इनको। और ये देखो, ये अपना फट से इन्होंने नेचुरल रबर बना दिया। ये सारे के सारे डबल बॉन्ड में सिस कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे जेड है पर हम सिस बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ये हो गया। अब आ गया थोड़ा सिंथेटिक रबर और वल्कनाइजेशन पेपर छोड़ रहे हैं। ये रहा सिंथेटिक 1,3-butadiene है, ये सिंथेटिक रबर, ये नियोप्रीन, ठीक है, क्लोरप्रीन यूनिट, इंपॉर्टेंट। फिर वल्कनाइजेशन है, क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट एंड स्टिकी, दे कैन बी हार्डन्ड बाय वल्कनाइजेशन। चार्ल्स गुडेयर ने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था, ठीक है, एंड ही वल्कन द रोमन गॉड ऑफ फायर, वल्कनाइजेशन। और है ना, गुडेयर टायर की एड सुनी होगी, है ना? नहीं 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 सुना है? ईशान नहीं, त्रिशा के हेलो, यस सर। अदिति नहीं सुना गुडेयर? चलो भाई, ठीक है, चलो आज के लिए यहीं ब्रेक कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, फिर और देखते हैं क्या क्या हमारा बचा हुआ, फिर उसके बाद रिवीजन मारेंगे, रेपिटेशंस करेंगे, ठीक है, पढ़ते रहना इसमें। टायर वाला है ना? हाँ हाँ, टायर वाला ही है भाई, है ना, तभी तो उसने चापा है यहाँ पे, है ना? यस सर। ठीक है, चलो, ओके, मिलते हैं, बाय। बाय बाय, हैप्पी दिवाली भाई सबको, Thank थैंक you, यू sir. सर, Happy हैप्पी Diwali. दिवाली। बाय बाय Happy बाय Diwali. बाय बाय, हैप्पी दिवाली।